डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 28 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान की हिंदी मीडियम की रहेगी, 8वीं कक्षा की, जो डीओई के द्वारा हमें दी जाती है और ये 25 जनवरी की है, यानी कि आज की। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन हम करने जा रहे हैं। मतलब 1870 से लेकर 1947 तक हमारा देश एकजुट होता गया और ब्रिटिश सरकार को फिर हमने भगा दिया, है ना। और 47 में 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, ये सब जानते हो आप, है ना। तो वही है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है जहाँ पर एक राजा ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी आप एक अपनी पहचान हो। जैसे आपकी भी अपनी पहचान ना, ठीक है ना। तो जैसे आपके सहयोग से मेरी भी थोड़ी सी पहचान बन रही है ना। तो ये राष्ट्रवाद की धारणा तो है, नहीं तो अगर राष्ट्रवाद ना होता तो केवल राजा की ही पहचान होती और कोई पहचान बना ही नहीं पाता, है ना। समझ गए ना बच्चों। तो देखो, पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया। देखो, 1857 का जो विद्रोह था ना, वो कंपनी के सिपाहियों ने शुरू करा, लेकिन जल्दी ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। मतलब समाज के सभी लोग इसमें शामिल हो गए। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। मतलब शुरू उससे पहले नहीं पता लग रहा था, लोगों को लग रहा था व्यापार कर रहे हैं अंग्रेज, लेकिन अब अंग्रेजों की असली तस्वीर दुनिया के सामने आ गई कि भाई ये तो भारत के संसाधनों को कब्जा कर रहे हैं, लूट लूट के अपने देश में ले जा रहे हैं और भारत के लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, और इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ये अपना कंट्रोल ख़त्म नहीं होने देंगे तब तक भारत, और जब तक नहीं हो पाएगा जब तक भारत खुद अपने आप में सक्षम ना हो, मतलब खुद भारत आज़ाद ना हो। जब तक भारत अपने लिए खुद नहीं करेगा, भारतीय लोग खुद अपने लिए नहीं करेंगे, ये देश आज़ाद नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए फिर बोल रहा है 70 से 1880 के दशक में बनने वाली राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी। देखिए, एक था पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. ठीक है, चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस थे। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी, जिसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू थे। ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी थी या जो प्रमुख हेड थे। ठीक है, दोनों के नाम लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। बहुत से नाम तो आप ऐसे सुन रहे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, हाँ या ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने और डी.एच. वाचा ने करी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे संस्थाएं हैं जो आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है। ये कह रहा है हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। मतलब एक इलाके में रह के काम कर रही थी, लेकिन पूरे देश के लिए काम कर रही थी। ठीक है, पूरे देश के लिए काम कर रही थी, जो इंडिया पूरा हमारा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिर क्या हुआ, और इन विचारों के अलावा, ठीक है, इन विचारों के अलावा, अच्छा एक लाइन रह गई, उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे थे कि जब तक भारतीय लोग अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं ना, तब तक ये देश आज़ाद नहीं हो सकता और देश को जो राइट मिलने चाहिए, मतलब इंडियन लोगों को जो राइट मिलने चाहिए, वो नहीं मिल सकते। फिर क्या हुआ, ये कह रहे इन विचारों के अलावा 70 और 80 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण, मतलब बहुत कड़े कानून ब्रिटिश सरकार ने बना दिए। ठीक है, ताकि भारतीय लोग ना अपने अधिकारों को प्राप्त ना कर पाए। इससे क्या हो, भारतीय लोगों में असंतोष फैल गया। पता है अंग्रेजों ने क्या क्या करा। देखो, पहला तो आर्म्स एक्ट था। पता बच्चों इसका मतलब क्या होता है। आर्म्स एक्ट का मतलब होता है कि ना भारतीय जितने भी लोग हैं ना, वो हथियार नहीं रख सकते। अगर हथियार रखते पाएगा तो उन्हें सज़ा मिलेगी। तो भारत से हथियार रखने का अधिकार ही छीन लिया गया। ठीक है, ये आर्म्स एक्ट था। समझ में आ गया आर्म्स एक्ट क्या होता है, जिसमें भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ये 1878 में पास हुआ था। पाबंदी मतलब होता है मना कर देना कि अब आप हथियार नहीं रख पाएंगे। ये लिखा ना, हथियार रखने पर पाबंदी, मतलब हथियार रखने पर रोक। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। बच्चों ये 78 में ये भी हो गया पारित, और अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। मतलब ब्रिटिश सरकार की मर्जी के बिना ना आप प्रेस में कुछ भी नहीं छाप सकते।
समझ में आ गई। मतलब अंग्रेजों ने अगर मना कर दिया कि आप ये नहीं छापोगे, तो अगर आपने वो छाप दिया और ऐसी चीज़ हुई जो आपत्तिजनक हुई, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुई, तो वो आपकी सारी संपत्ति अपने पास कब्जे में कर लेगी। तो ये एक्ट पास से कर देगा। पता है इस एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा? इस एक्ट से प्रभाव कर भारतीय लोग अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, देश के अंदर जो ज्वाला जगानी थी ना, देश की आज़ादी के लिए लोगों को संगठित करना था, वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत बुरा प्रभाव हुआ इसका। ठीक है, और एल्बर्ट बिल क्या था बच्चों? एल्बर्ट बिल ना बहुत अच्छा था भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए अच्छा था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। पता है एल्बर्ट बिल क्या था? पता है बच्चों, भारत के अंदर जो अंग्रेज लोग थे ना, उसमें अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसकी सुनवाई हो, उसके लिए कोर्ट में केस किया जाए, तो अंग्रेज लोग ही जज बनेंगे और कोई भारतीय नहीं बन सकता था। जबकि एल्बर्ट बिल ये कहता था कि ना भारतीय जज भी बन सकते हैं। देखो 1883 में पारित हुआ, भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल को क्या करा, मना कर दिया। क्योंकि देखो अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीय जज या भारतीय जज अंग्रेजों के खिलाफ कोई डिसीजन ले। मतलब भारत को ना वो जज बनता हुए नहीं देख सकते थे, और इसलिए एल्बर्ट बिल उन्होंने ख़त्म करवा दिया। एल्बर्ट बिल तो बहुत अच्छा था भारत के लिए। ठीक है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने विरोध करा तो सरकार ने वापस कर दिया। सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों की बात तो मानेगी। फिर क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष फैल गया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये तो नस्ली भेदभाव है ना भाई, अगर गोरे लोग हैं तो जज बन सकते हैं, हम काले लोग हैं हम जज नहीं बन सकते। ठीक है, इंडिया को ना ये ब्रिटिश लोग हमें काले कहा करते थे, उसके रेफर में बोला है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये है क्रियाकलाप। ये कह रहा है आप अपने अध्यापक या अध्यापिका या जो आपके अभिभावक है, मतलब माता पिता हैं, ठीक है, उनकी सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसी एक राष्ट्र संस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। मतलब इनके बारे में ना जो यहाँ पर दे रखे हैं, इनकी में से किसी एक के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, मैंने लास्ट में सारे आंसर लगा रखे हैं। जैसे आप जानते भी, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसके आंसर लास्ट में लगाता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी सारे आंसर हैं। ठीक है, ये समझा तो दिए ही मैंने। अब नीचे आंसर आप देख लो फटाफट। बच्चों अब आप आंसर देख लीजिए। देखो पहला ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, अब आप ये आंसर देख लीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक राष्ट्रीय संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम, अभी हमने देखा भी था, दादा भाई नौरोजी और ठीक है दिनशा वाचा है। ठीक है, और इसका समाचार पत्र भी था। ठीक है, मतलब ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसका समाचार पत्र जिसका नाम कांग्रेस संदेश था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बोला है पुनः सार्वजनिक सभा के शब्द। सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? देखो पुनः सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक का अर्थ वह वस्तु, ठीक है, यह स्थान जिस पर समाज के सभी लोगों का प्रयोग करने का अधिकार है। ठीक है, देखो सार्वजनिक का मतलब पता है क्या होता है? जिस पे आम लोग जितने भी है ना सब उसको यूज़ करते हैं। आपने सुना भी होगा सार्वजनिक पार्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सब स्थान से है, लेकिन वो वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, जिस पे सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे आप अस्पताल में जाते हो, ठीक है, तो अस्पताल में जो भी सामान आपको मिल रहा है वो सभी लोगों के लिए है। ठीक है, जो भी उसमें बीमार पड़ रहे हैं ना, तो आम लोगों के लिए। और ऐसे ही पार्क है, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान है। ऐसी सड़क भी हो गई है ना, और जैसे कूड़ेदान का जो डब्बा होता है वो क्या है? एक वस्तु है, और वो सभी यूज़ कर सकते हैं जो भी सरकारी है ना। तो हम कहते हैं ना सार्वजनिक स्थान पर। अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीय को प्रभावित किया? मैंने आपको समझा भी दिया था। भारतीय अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आप जो है इतना लिखना चाहे इतना लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण ब्रिटिश सरकार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया था, जिसके कारण भारतीय अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते थे और ब्रिटिश द्वारा फैलाए कुशासन को आम जनता से अवगत नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, आप इतना सा लिखना चाहे इतना सा लिख सकते हैं, बड़ा करना चाहते तो आप बड़ा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों लिया गया? एल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। मैंने बताया था बहुत अच्छा बिल था भारतीयों के लिए। इसको वापस लेने का कारण अंग्रेजों द्वारा किया गया विरोध था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया और ये बिल वापस ले लिया गया। फिर कह रहे आपके विचार से उपरोक्त तीनों कानून में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो तीनों ने प्रभावित किया, किसी ने बुरा प्रभावित किया, किसी ने अच्छा किया। तो मैंने लिखा है उपरोक्त तीनों कानूनों ने ही भारतीयों को प्रभावित किया। ठीक है, जो भारतीय हैं उनको प्रभावित किया। ठीक है, यहाँ को लिखेंगे किया होगा। लेकिन सबसे अधिक
वर्नाकुलर फ्लैट एक्ट ने प्रभावित किया होगा, क्योंकि इसके कारण भारतीयों के विचार और ब्रिटिश शासन की कमियों के बारे में आम लोग नहीं जान पाएंगे, है ना। क्योंकि इस कानून के अनुसार सरकार को जो आपत्तिजनक लगे, ठीक है, अर्थात जो सरकार के खिलाफ है, उसे नहीं छाप सकते। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको? ये कॉमा लगा देना, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, सीधा आप टेलीग्राम में जाकर फिर वो PDF, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपसे इतना ही कहना था। थैंक यू वंस अगेन।